जरी हालात हाज़िर पर बात करने के लिए इस वक्त साइम रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साइम साहब से पूछते हैं कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 15% कमी आ चुकी है। साइम साहब, आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा धचका होगा इकॉनमी के लिए? टेक्सटाइल हमारा बहुत बड़ा एक सेक्टर था जो कि हमारी एक्सपोर्ट की 90% एक्सपोर्ट हमारी टेक्सटाइल बेस थी। तो उसमें अगर 15% कमी आ रही है, इसका मतलब कि ओवरऑल हमारी एक्सपोर्ट में 12 से 13% कमी होगी और हमें एक बहुत बड़ा धचका फाइनेंशियल पहुँचेगा। अब इसकी कमी की वजूहत क्या हैं, उन पर अगर हम बात करें तो लिस्ट करें, सबसे बड़ी वजूहत इसके अंदर महंगी एनर्जी जो सी है, जिसकी वजह से मिल्स का अंदर जो प्रोडक्शन है वो वायबल नहीं रही। उनके लिए अब कम्पीट करना मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, इतनी महंगी बिजली लेकर वो पैदावार दे। दूसरी बात ये है कि यार्न काटन की जो पैदावार कम हुई, हम 14 मिलियन बेल्स से 4 मिलियन बेल्स पे आ गए। तो हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए जो सालाना कितनी यार्न जो धागे के लिए आपको कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जो कि दुनिया में उसकी रेट पाकिस्तान की कॉटन से महंगा है, उसकी वजह से भी एक फाइनेंशियल लॉस बर्डन आप पे आ रहा है। ना सिर्फ हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है बल्कि हमारी जो उनकी पैदावारी लागत है वो बढ़ती जा रही है। सर, आप क्या समझते हैं कि गवर्नमेंट को किस तरह बेल आउट पैकेज देना चाहिए इस इंडस्ट्री को? देखिए, इस पर ना मुख्तलिफ तजावीज़ एक तो ये है कि बेल आउट पैकेज ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इनको एनर्जी सस्ती देनी चाहिए। एनर्जी सस्ती देने के लिए इनको फिक्स रेट इनकी प्रोडक्शन के हिसाब से दे रहे हैं कि जो मिल जितना रेवेन्यू जनरेट करेगी, एक्सपोर्ट का ऑर्डर लेके आएगी, उसको उस मिल को उसी हिसाब से आप यूनिट डिस्काउंट दें। मतलब ये डायरेक्ट ना दें हर को, लेकिन जिसकी उसकी ना उसका सक्सेस स्टोरी देख के दें कि अगर किसी मिल का $400 मिलियन की एक्सपोर्ट है उसको, और एक $4 मिलियन की एक्सपोर्ट वाले को आप बराबर रेट मत दें। दूसरी बात ये कि इन मिल्स के अंदर आप इनको सिर्फ टेक्सटाइल मिल्स के साथ साथ जितनी भी आपकी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसका एनर्जी का सोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इनको आप सोलर पैनल्स ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की इजाज़त दें इन इंडस्ट्री के लिए। ये अपने सोलर पार्क लगाएं जिनमें 2 मेगावाट, 4 मेगावाट, 5 मेगावाट के पार्क लगाएं। दिन के टाइम प्रोडक्शन होती है, इनको कम अज़ कम आप ये दें। इस वक्त सोलर पैनल बड़े अच्छे आ चुके हैं, सोफिस्टिकेटेड आ चुके हैं। अगर इंटरनेशनल दुनिया में देखें तो 900 वाट तक का सोलर पैनल भी आ चुका है, जो कि कम एरिया में आज से अगर देखा जाए 3 साल पहले के सोलर पैनल के मुकाबले में उतने ही रकबे में 3 गुना ज़्यादा पैदावार दे रहा है। साइम साहब, जो टेक्सटाइल सेक्टर है इसका एक प्रॉब्लम ये भी है कि बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है महंगी कॉटन। तो पाकिस्तान में कॉटन को किस तरह बढ़ाया जा सकता है? इसकी पैदावार फी एकड़ कैसे बढ़ सकती है? एरिया कैसे इंक्रीज हो सकता है? देखिए, कॉटन की आपकी 2012-13 तक जो पैदावार थी आइडियल थी, उन्हीं पॉलिसीज़ को आप नाफिज अमल करें। इसमें सबसे पहले तो ये है कि अच्छी जो कॉटन की वैराइटीज़ हैं अगर हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाएँ, हम मिस्र से, इजिप्ट से इंपोर्ट कर सकते हैं, गर्म इलाकों से। उसके बाद आप इसमें जो कॉटन का, कपास का जो आपका कल्टीवेशन एरिया है वहाँ पर आपने इस वक्त राइस, धान को और शुगर केन को प्रमोट कर दिया है। तो ये इंतहाई ज़्यादा जुल्म है। इंटरनेशनल मार्केट में देख लें, पिछले 10 साल से चीनी की जो कीमत है पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन से कम है। साइम साहब, इस वक्त किसान को मकई फी एकड़ 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट दे रही है तमाम अखराजात निकाल के। तो किसान कॉटन का रिस्क कैसे ले सकता है जिसमें गुज़श्ता 3-4 साल से फी एकड़ पैदावार भी कम है कॉटन की और किसान नुकसान भी कर रहा है? देखिए, यही वो पॉलिसीज़ होती है जिस पे गवर्नमेंट को इंटरवेन करना चाहिए। आप कॉटन की पैदावार औसत देखें 20 से 25 मन आती है। 8,500 स्पोर्ट प्राइस है, इसका मतलब है कि आप उसको 2 लाख का रेवेन्यू दे रहे हैं पर एकड़, 2 से 2.25 लाख। जबकि उसके मुकाबले में मकई का रेवेन्यू जो है वो 3 लाख क्रॉस कर गया, गन्ने का रेवेन्यू 3 लाख क्रॉस कर चुका है। धान की छोटी फसल भी आपको अच्छा रेवेन्यू दे रही है। इसमें एक तो हमारी जो कॉटन की जो कपास की जो आपकी पैदावार है आप लेते हैं, उसकी जो रेट है 8,500 स्पोर्ट प्राइस वो बहुत कम है, इसको 11,000 होना चाहिए था। साइम साहब, जो गवर्नमेंट का कैलेंडर है, जो क्रॉप कैलेंडर है, उसके मुताबिक जून में ही कपास लगती है, जबकि किसान जो है उस वक्त तक 70-80% तक लगा चुके होते हैं अपनी फसल। तो आप क्या समझते हैं ये क्रॉप कैलेंडर भी चेंज करने की जरूरत है? क्रॉप कैलेंडर के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट के अफसरान को जगाना पड़ेगा जो कि ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। मसलन अगर आप इस वक्त बुर्जियाँ देखें, एक बुर्जी पे लगा हुआ था कि फॉल आर्मी वर्म के अंडों को और सुंडियों के हाथ से मसलें। मतलब ये फर्स्ट टाइम इतना जो उनका कंट्रोल का मैंने दुनिया में इससे पहले मज़का केस कंट्रोल नहीं देखा। गवर्नमेंट अफसरान को तो ये हाल है, उन्हें पता ही नहीं है। उनसे आप 2 सवाल पूछ लें तो वो आगे से गुस्सा कर जाते हैं। आप यानी 40,000 पौधे हैं, अगर 1 एकड़ की बात करें तो 40,000 के एक वो जाके पत्तों पे मसलेंगे। ये वैसे ही है जी कि किसी ने कहा था कि अगर आप मच्छर से बीमारी से निजात कैसे हासिल करेंगे, उन्होंने कहा जी मच्छर को पकड़ें, मुंह खोलें, उसके मुंह में जहर टपका दें। तो ये वही रात गवर्नमेंट के अफसरान आपको पॉलिसियाँ देते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त मैंने फिर बात की थी कि फेलियर का मेन ज़राअत की जो सी कामयाबी ना होने की मेन वजह जो सी है
वो आपकी महकमा ज़राअत के सर हो सकता है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का तरीका एक बता रहे हो कि उसमें जी, मैनुअल ये हाथ से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये शायद मेरे ख्याल में मरीख या किसी और सियारे से लिया गया तरीका है, जो पाकिस्तान की जो दुनिया की ज़मीन जो सी है उस पर पाकिस्तान में स्पेशली अभी कारआमद नहीं है। लेकिन हम ये मजाक के तक बात थी, सीरियस बात ये है कि इन लोगों को महकमा ज़राअत की पूरे के पूरे महकमे के सिस्टम को जो गैर फ़ाल हो चुका है फ़ाल करने की शदीद ज़रूरत है। साइम साहब, बायो ऑर्गेनिक फास्फेट खादें, ये फास्फोरसी खादें हैं और पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी इन हैं, दुनिया में बड़ी कामयाबी से चल रही हैं, लेकिन कंप्लेन आ रही है कुछ फार्मर्स की कि ये असर नहीं दिखा रही जितना इनको दिखाना चाहिए, जितना क्लेम किया जाता है। देखें, ये आपने जो बात की है इंतहाई आपने ज़रूरी बात कर दी है जनाब। बायो ऑर्गेनिक फास्फेट के नाम पर BOP जिसे कहते हैं, पाकिस्तान में किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये खाद के तो एक तो रजिस्टर्ड अदारे ही बहुत कम हैं, उसके बावजूद सैकड़ों लोग इसको मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ धड़ाधड़ इस खाद को बनाई जा रहे हैं। PSQC वाले ब्रांड रजिस्टर करी जा रहे हैं और इस पर आगे मॉनिटरिंग होती नहीं है, सारा का सारा करप्शन चल रहा है। ये खाद के अंदर 20% फास्फोरस कहते हैं, किसी में 6% निकलती, किसी में 8% निकलती, किसी में निकलते नहीं। इवन ये हालात है, लोग मट्टी भर के बेच रहे हैं। मैं मोहसिन नफ़ी साहब से बात करूँगा और जनाब मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फौरी तौर पर जितने भी इस पर सिंगल सुपर फास्फेट, BOP बायो ऑर्गेनिक फास्फेट और NPS के नाम से फर्टिलाइज़र मौजूद हैं, इनके इंटेलिजेंस बेस्ड सैंपल लें। मतलब आप सैंपल लेके और इनको अच्छी लैब से, प्राइवेट लैब से आप टेस्ट करवाएंगे तो आपके आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि आप रिजल्ट देखेंगे, आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे कि हमारे फार्मर को क्या दिया जा रहा है। इनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुमकिन है 5% लोग सही बना रहे हो, लेकिन वो 5% से ज़्यादा नहीं है। जी साहब, हमारे साथ इस वक्त असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि मौसम कैसा रहेगा इस हफ्ते पाकिस्तान भर में। जी सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिनयामीन। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद, पठवा रीजन और लाहौर, इन इलाकों में बारिश का चांस है और प्री मानसून की बारिशें शुरू होंगी जुलाई में। इस तरह जो हमारा सिंध का इलाका है, इसमें तकरीबन मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के जो साउथ बलूचिस्तान है, ज़्यादातर हिस्सों में बारिश का इम्कान नहीं है, जबकि जो नॉर्थ बलूचिस्तान, इसमें किला सैफुल्ला, ज़ियारत, ज़ोब वगैरह शामिल हैं, इसमें बारिश हो सकती है। KP में जो साउथ KP है, जिसमें कोहाट, बनो वगैरह शामिल हैं, इनमें बारिश का कोई इम्कान नहीं, जबकि पेशावर, मर्दान, चारसदा और दीर वगैरह के इलाकों में बारिश हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, कोई मूसलाधार बारिश का चांस नहीं है। जी सर, ये भी बता दें कि मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कानात हैं? जी, टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 42 डिग्री सेंटीग्रेड, साउथ पंजाब में 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड और नवाबशाह में 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कोटा में मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गिलगित में 35 डिग्री सेंटीग्रेड और मुजफ्फराबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सांसद फरमाइएगा, ये तो दोबारा से बहुत शदीद वाली गर्मी आ चुकी है। बिन्यामीन साहब, ये वैसे ही गर्मी की लहर है जो कि पिछले हफ्ते थी, वैसी जारी रहेगी और इसमें वही बात कि मॉइस्चर जो है ज़मीन के अंदर जो पानी की कमी है उसको पूरा करें। फसल को किसी वक्त पे भी, किसी भी फसल को इस वक्त खुशहाली का सामना नहीं करना चाहिए। फसल पे बहुत ज़्यादा इसके मोहलक असरात नमूदार होंगे। और दूसरी बात ये है कि मौसम की शिद्दत से बचने के लिए पोटाश लाजमी दें और अमाइनो एसिड स्प्रे करवाएं। अमाइनो एसिड जो है वो आपको किसी भी किस्म के जो बायोटिक स्ट्रेस होता है, जिसे कहते हैं, इसमें या ये बायोटिक स्ट्रेस होता है, यानी कि मौसम की वजह से या हशरात की वजह से या पेस्ट की वजह से कोई भी दबाव आता है, उससे बचाने में बहुत सख्त मददगार होता है आपका।